Assalamualaikum ADP class. Today is our second lecture about geography. आज हम पढ़ेंगे हिस्टोरिकल एवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ज्योग्राफी। हिस्ट्री के हवाले से ज्योग्राफी में क्या क्या डेवलपमेंट हुई। फर्स्ट ऑफ ऑल एंशियंट टाइम्स के ज्योग्राफर्स को देखेंगे। एंशियंट टाइम्स में हमारे पास एराटोस्थनीज के अलावा हिपार्कस है, एरिस्टोटल है, स्ट्रैबो और टॉलमी, इनके काम हैं जिनको हम देखेंगे। सबसे पहले एराटोस्थनीज जो है, इसको फादर ऑफ ज्योग्राफी भी कहा जाता है। 3rd सेंचुरी बीसी में इसने कुछ फाइंडिंग्स की थी। पहली बात तो इसने ये बताई थी कि अर्थ जो है वो स्फेरिकल शेप की है, लेकिन प्रूफ नहीं दे सका था। और इसने अर्थ का सरकमफेरेंस भी कैलकुलेट किया था, जो आजकल की लेटेस्ट टेक्निक से जो कैलकुलेट किया गया है उससे सिर्फ 0.5% के डिफरेंस पे था। सेकंड जो इसकी फाइंडिंग थी वो ये थी कि इसने अर्थ की क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन की थी कि क्लाइमेट के लिहाज से, टेम्परेचर के लिहाज से 3 जोन्स में हम क्लासिफाई कर सकते हैं अर्थ को। इसको हम ट्रॉपिकल, टेम्परेट और पोलर रीजन्स में या पोलर जोन्स में डिवाइड किया जा सकता है। इसको आप ट्रॉपिकल जोन को मंतका हारा भी कह सकते हैं। फिर टेम्परेट जोन्स उसके इर्द गिर्द आती हैं। ट्रॉपिकल जोन इक्वेटर के इर्द गिर्द हैं और इक्वेटर से ऊपर और नीचे फिर टेम्परेट जोन्स आती हैं, और सबसे एंड में पोलर रीजन, जिसको उसने फ्रिजिड जोन का नाम दिया था, मंतका 12। ठीक है, तो इस तरह 3 जोन्स उसने बनाई थी अर्थ की, मंतका हारा, मंतका मोतदला और मंतका 12। ठीक है, तो इनको आप इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि जब हम स्ट्रेट पेपर के ऊपर जब हम ड्रॉ करते हैं अर्थ को, तो इस तरह से अर्थ के ऊपर हमें ये नज़र आती है। थर्डली इसका जो था, ये फर्स्ट नोन मैप जो इसने बनाया था वर्ल्ड का, वो उस वक्त जो वर्ल्ड जिसको जानते थे उस वक्त तक, तो ये वो मैप था। ठीक है, तो उस वक्त सिर्फ आपको नज़र आ रहा है मैप के अंदर कि सिर्फ एशियन कंट्रीज़ का जो एरिया है वो, और कुछ अफ्रीका का पार्ट और कुछ यूरोप का पार्ट इसमें नज़र आ रहा है। बाकी वर्ल्ड उस वक्त अननोन थी मैन के लिए। ठीक है, उसके बाद हिपार्कस का नाम आता है। हिपार्कस जो है, इसका सबसे इम्पॉर्टेंट काम जो था वो लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स के ज़रिए से किसी भी अर्थ के ऊपर किसी भी जगह को लोकेट करना, कि किसी भी जगह का अगर आपने एड्रेस बताना है कि कहाँ ये मौजूद है अर्थ के ऊपर, तो इसने ख़त्ते तूल बल्द और ख़त्ते अर्ज़ बल्द के ज़रिए ये डिस्क्राइब किया था। ठीक है, व्हाट आर दीज लाइंस ऑफ लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स, आपको डायग्राम में इसकी वजाहत हो रही है कि जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होंगी मैप के ऊपर वो लॉन्गिट्यूडल लाइंस कहलाएंगी, और जो वर्टिकल लाइंस होंगी वो लॉन्गिट्यूडल लाइंस कहलाएंगी। तो लैटिट्यूड जो है उनका सेंटर इक्वेटर होता है जो 0 डिग्रीज कहलाता है, और इसी तरह लॉन्गिट्यूड्स का सेंटर जो होता है वो ये पिंक कलर की आपको लाइन नज़र आ रही है, प्राइम मेरिडियन कहते हैं इसको। ये इंग्लैंड में से एक ख़ास मकाम के ग्रीनविच के ऊपर से गुजर रहा होता है। ठीक है, इसको 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड कहते हैं। ठीक है, तो इसके इनके हिसाब से हम डिस्क्राइब कर दें कि 30 डिग्रीज नॉर्थ में है, या मतलब कि जिस तरह आपको ये ऊपर वाली डायग्राम्स में क्लियर हो रहा है कि इनकी डिग्रीज़ के, लॉन्गिट्यूड्स के और लैटिट्यूड्स के हमने डिग्रीज़ के लिहाज से नंबर रखे होते हैं, तो उनके लिहाज से हम इजीली डिस्क्राइब कर सकते हैं कि ये जगह अर्थ पे किस जगह मौजूद है। उसके बाद अगला नाम एरिस्टोटल का आता है। एरिस्टोटल से, अरस्तु से आप सभी वाकिफ़ हैं। इसने प्रूफ्स दिए थे स्फेरिकल शेप ऑफ अर्थ के, और इसने ये प्रूफ्स कैसे दिए थे, इसने स्टार्स की मूवमेंट और मद्दोजज़र यानी मून की जो मूवमेंट है उसके लिहाज से, जो टाइड्स आती थी समंदर के अंदर, उनके हवाले से, ख़ास तौर पे स्टार्स की जो डायरेक्शन के लिहाज से उनकी मूवमेंट थी कि डिफरेंट डायरेक्शंस में वो जिस तरह मूव करते हैं, उनके लिहाज से प्रूफ दिए थे कि अर्थ जो है वो स्फेरिकल शेप में है। उसके बाद कुछ काम थेल्स ने किए, स्ट्रैबो ने किए और टॉलमी ने किए। इनमें जो फर्स्ट ये 4 नेम्स हैं, एराटोस्थनीज, हिपार्कस, एरिस्टोटल और थेल्स, ये सब जो हैं ये ग्रीस से बिलोंग करते, ग्रीक साइंटिस्ट थे। लेकिन उसके बाद जो डार्क एजेस शुरू हो गई ग्रीस में, वहाँ पे एजुकेशन में वो पीछे चले गए। स्ट्रैबो और टॉलमी जो हैं ये दोनों रोमन ओरिजिन के थे। इन दोनों ने जो काम किए वो ज़्यादा, इनकी बुक्स ज़्यादा मशहूर है कि इन्होंने बुक्स लिखी। स्ट्रैबो ने ये बताया था कि ज़मीन
गोल है। और साथ में इसने एक और बात ये कही थी कि तमाम यूनिवर्स जो है उसका जो सेंटर है वो अर्थ है, ठीक है, जो बाद में गलत साबित हुआ था। टॉलमी जो है इसने गाइडलाइन के तौर पर बुक्स लिखी थी जोग्राफी के हवाले से। ट्रेडर्स से मिलता था, ये ट्रेवलर्स से मिलता था, और कॉन्करर्स जो फतूहात करते थे उनसे मिलकर और उनसे समझकर इसने सारे कुछ मैप्स बनाए, रूट्स बनाए, और 8 वॉल्यूम्स के ऊपर बुक्स लिखी थी जिनके 8 वॉल्यूम्स थे जो गाइडलाइन देती थी ट्रेवलर्स को और दूसरे लोगों को, ठीक है। तो ये तो था ये एंशंट वर्क। और अब उसके बाद फिर जब क्योंकि डार्क एजेस आ गई यूरोप के अंदर, यूरोप पीछे चला गया बहुत, तो उस दौरान मतलब कि तकरीबन ये 2nd सेंचुरी एडी तक टॉलमी के बाद एक गैप आ गया बहुत बड़ा कि जिसमें कोई काम नहीं हो सका। मतलब कि ना यूरोप आगे था स्टडीज़ के अंदर, वो पीछे चला गया था, और एशिया में भी या मिडिल ईस्ट में भी उस वक्त कोई काम नहीं हो रहा था। इसी दौरान में यहाँ पर इस्लाम फैला और 7th सेंचुरी तक के तकरीबन मिडिल ईस्ट के तमाम कंट्रीज़ में फैल चुका था। तो यहाँ पर मुस्लिम साइंटिस्ट जो थे उन्होंने काम शुरू कर दिया, और मुस्लिम साइंटिस्ट में जो नाम इम्पॉर्टेंट हैं वो अल इदरीसी का आता है, और इब्ने बतूता का आता है, और इब्ने खल्दून का आता है, ठीक है। इनके काम को देखते हैं। अल इदरीसी जो है इसको ग्रेटेस्ट जोग्राफर और कार्टोग्राफर कहा जाता है मिडिल एजेस का। कार्टोग्राफर का मतलब मैप मेकर, सबसे अच्छे मैप्स जो थे अभी तक जिनको दुनिया फॉलो कर रही है वो अल इदरीसी के थे, ठीक है। तो इसने ट्रैवल भी किया था बहुत सारी जगहों पर, और फिर ये मतलब कि इसने जो काम किया था उसको इसने मैप्स की सूरत में डिपिक्ट किया। इब्ने बतूता का नाम आता है इसके बाद। इब्ने बतूता ग्रेटेस्ट ट्रैवलर है वर्ल्ड का, ठीक है। और इसने अपने ट्रैवल्स के अंदर जो भी इसको वाक़यात पेश आए और जो भी इसने जोग्राफिकल चेंजेस देखी अर्थ के अंदर, समंदरों के अंदर, और फॉर्म्स देखी लैंड की, और सब कुछ इसने डिपिक्ट किया उनको बुक्स के अंदर अपनी। तो डिस्क्रिप्टिव जोग्राफर और ग्रेट ट्रैवलर था ये, ठीक है। इब्ने खल्दून का नाम आता है उसके बाद। इब्ने खल्दून जो है ये फादर ऑफ सोशियोलॉजी कहलाता है, ठीक है। इसने जो काम किया था इसने साइंस ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन पे काम किया था पहले। पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है आबादी जो है उसकी डिवीज़न किस तरह थी अर्थ के ऊपर, और इसने ये बताया था कि तमाम जो वर्ल्ड का एरिया है उसमें से सिर्फ 1/4 जो है वो इनहेबिटेड है, यानी सिर्फ 1/4 एरिया के ऊपर लोग रहते हैं, बाकी अर्थ खाली मौजूद है, यानी वहाँ पे ऐसी कंडीशंस नहीं हैं कि लोग रह सकें। इसके अलावा इसने लैंड फॉर्म्स की जो हैं जोग्राफी उसके ऊपर काम किया था, रिवर्स के ऊपर, माउंटेन्स, प्लेन्स, सिटीज़, कोस्ट्स यानी साहिलों के ऊपर, वादियों, पहाड़ों, और शहर किस तरह से बनते हैं, और ये इंपॉर्टेंट प्लेसेस सारी अर्थ की जो हैं उनके ऊपर इसने काम किया। एक और नाम इसी दौरान में चाइना का आता है, और चाइना से जो ये थे साइंटिस्ट, ये फादर ऑफ चाइनीज़ जोग्राफी भी कहलाते हैं, कार्टोग्राफर थे बहुत बड़े, फी हुई शी, ठीक है। इनका नाम भी काफ़ी मशहूर हुआ, ये भी मैप मेकर थे, और इनको उस वक्त की जो वहाँ पे किंगडम था उसमें इनको असाइन किया गया था कि मुख्तलिफ ट्रैवलर्स को गाइड करने के लिए या गवर्नमेंट को गाइड करने के लिए वहाँ पे मैप्स बनाया करते थे। अच्छा, उसके बाद जब दोबारा रिनेसेंस आई यूरोप के अंदर दोबारा डेवलपमेंट स्टार्ट हुई, तो 2 इम्पॉर्टेंट नाम हमारे सामने आते हैं जिन्होंने जोग्राफी में बहुत काम किया। इसमें एक नाम बर्नहार्डस का है और दूसरा इमैनुअल कैंट का है, ठीक है। बर्नहार्डस वेरेनस जो हैं इन्होंने एक किताब लिखी थी जो आज तक भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में रेफरेंस के तौर पर यूज़ होती है, जियोग्राफिस जर्नलिस इसका नाम है। ये तकरीबन 1 सदी तक मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में सिलेबस का हिस्सा रही। उसके बाद इमैनुअल कैंट जो थे ये एक जर्मन फ़िलासफ़र थे। इन्होंने जो उस वक्त नॉलेज मौजूद थी, जितनी भी नॉलेज थी, उसको 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया था, लॉजिकल साइंसेस और फिज़िकल साइंसेस। इन्होंने दरअसल जो साइंस थी, जो लॉजिकल साइंस थी, उसको भी आगे फर्दर फिर डिवाइड कर दिया था 2 हिस्सों में।
कि अगर वो लॉजिकल साइंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम स्टडी हो रही है तो उसको हिस्ट्री कहेंगे, और अगर वो लॉजिकल साइंस विद रिस्पेक्ट टू प्लेस डिस्कस हो रही है या स्टडी हो रही है तो उसको ज्योग्राफी कहेंगे। यानी लॉजिकल साइंस के फिर दो हिस्से बना दिए गए, हिस्ट्री और ज्योग्राफी, कि अगर टाइम के लिहाज से हम उसको स्टडी करेंगे तो वो हिस्ट्री कहलाएगी, और अगर हम उसको प्लेस के हिसाब से, जगहों के हिसाब से स्टडी करेंगे तो वो ज्योग्राफी कहलाएगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हमने जो हिस्ट्री की है इसको आपने तैयार कर लेना है इन्हीं स्लाइड्स के ज़रिए, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको रेफरेंस के तौर पर आपने जो बुक्स लेनी है उनके बारे में भी इंशाल्लाह बताऊंगी। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।